रचना और नीरज बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार प्लेटोनिक प्यार था। उनका प्यार शारीरिक आकर्षण नहीं था, जिसमें इसे नादानी या कम उम्र का प्यार कहना रचना और नीरज के लिए कहना जाती ही होगा। दरअसल यह उदाहरण सच्चे और निश्चल प्यार का उदाहरण है। जरूरत इस प्यार को समझने और समझाने की है, जिससे फिर कभी दो प्यार करने वालों की लाशें पेड़ से लटकी हुई न मिले। नमस्कार, मैं अविका। मेरे चैनल जीनियस लेडी 777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घटना है बुंदेलखंड से सटा एक गांव बाहरपुर की। भैरव पटेल बाहरपुर के नामी और इज्जतदार खाते पीते खानदान से हैं, का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपनी 18 वर्षीय बेटी रचना की शादी नजदीक के ही गांव हीरापुर से तय की थी। परिवार भी इनकी हैसियत के बराबर ही था। शादी 11 फरवरी को होनी तय हुई थी, इसलिए भैरव पटेल शादी की तारीख तय होने के बाद से ही व्यस्त थे। गांव में लड़की की शादी अभी भी किसी चुनौती से कम नहीं थी। शादी के हफ्ते भर पहले से ही जो रस्मों रिवाजों का सिलसिला शुरू होता है, वह शादी के हफ्ते भर बाद तक चलता है। ऐसी ही एक रस्म आती है जिसे कहते हैं छई माटी, जिसमें महिलाएं खेत की मिट्टी खोदकर लाती हैं। बुंदेलखंड इलाके में इस दिन महिलाएं गीत गाती हुई जाती हैं और वहां पूजा पाठ करती हैं। यह रस्म रचना की शादी से 4 दिन पहले यानी 7 फरवरी को हुई थी। हालांकि फरवरी का महीना लग चुका था, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भैरव पटेल सुबह ही कार्ड बांटने निकल जाया करते थे, देर रात तक घर वापस आया कर। 7 फरवरी को भी वो कार्ड बांटने के बाद अपने गांव की ओर वापस लौट रहे थे। अभी उनकी पत्नी का फोन आता है। मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करके उन्होंने पत्नी से बात की तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पत्नी ने घबराहट में बताया कि जब छई माटी की रस्म करने के बाद वे घर आई तो रचना घर पर नहीं थी। उन्होंने पूरे गांव में रचना को ढूंढ लिया है। पत्नी की बात सुनकर उन्होंने बेसब्री से पूछा, और नीरज वह भी घर में नहीं है क्या? पत्नी ने कहा, नीरज भी अपने घर में नहीं है। पत्नी की यह बात सुनकर उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। जिस बात का डर था वही हुआ। 20 वर्षीय नीरज उन्हीं के गांव का लड़का था। उसके पिता सेवापाल से उनके पीढ़ियों से संबंध थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये संबंध दरकने लगे थे, जिसकी अपनी ही एक वजह थी। इस बात पर गौर करते हुए भैरव पटेल ने फिर से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गांव की ओर दौड़ पड़े। रचना और नीरज का एक साथ गायब होना उनके लिए चिंता और तनाव की बात थी। 4 दिन बाद गांव में बारात आनी थी। आसपास के गांव, रिश्तेदार और समाज में बेटी की शादी का ढिंढोरा पिट चुका था। यह सवाल रह रहकर उनके दिमाग को मथ रहा था, कहीं रचना नीरज के साथ तो नहीं भाग गई? अगर सच में ऐसा हुआ होगा तो वो और उनकी इज्जत कहीं के नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा? यह सोचते ही उनके शरीर से छूटते पसीने ने यह भी नहीं सोचा कि कड़कती ठंड का भी लिहाज नहीं किया। गांव पहुंचे तो यह मनहूस खबर आम हो चुकी थी। आखिरकार रचना और नीरज एक साथ भाग ही गए। काफी ढूंढने के बाद भी रचना और नीरज का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। घर आकर उन्होंने नजदीक के लोगों से सलाह मशवरा किया और रात 10 बजे के लगभग चंद्रपुर पुलिस चौकी जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। नीरज पर रचना के अपहरण का शक भी जताया। थाना इंचार्ज डीडी साक्य ने अपहरण का शक भी जताया। थाना इंचार्ज डीडी साक्य ने सूचना दर्ज की और कार्रवाई में लग गए। खंड इलाके में नाक सबसे बड़ी चीज होती है। एक जवान लड़की जिसकी शादी होने वाली है, अगर शादी से पहले ही वह किसी लड़के के साथ भाग जाए तो लट फरसे और गोलियां चलते देर नहीं लगती। इसलिए पुलिस वालों ने फुर्ती दिखाई और रचना और नीरज की ढूंढाई शुरू कर दी। गांव से सिर्फ 2 ही रास्ते जाते थे। उन दोनों रास्तों पर पुलिस ने अपना पहरा बैठा रखा था। रचना और नीरज कहीं भी जाते, उन्हें उन 2 रास्तों से होकर ही जाना पड़ता। पुलिस ने उन दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं मिला। आधी रात हो चुकी थी।
अब सुबह देखेंगे यह बात कहकर टाल दी। इधर गांव में भी काफी मीटिंग चल रही थी। परिवारजनों को अपने बच्चों के भागने से ज्यादा चिंता अपनी इज्जत की थी, खासतौर से भैरव सिंह की, क्योंकि वे लड़की वाले थे। ऐसे मामलों में चीता लेदर सबसे ज्यादा लड़की वालों की ही होती है। अब रात हो चुकी थी। सुबह सूरज होने से पहले ही नीरज की माँ रोज की तरह उठकर सुबह मवेशियों को चारा डालने के लिए अपने खेत के पास गई। आम के पेड़ को देखकर चौंक गई। रोशनी पूरी तरह से अभी नहीं हुई थी, इसलिए एकदम से समझ नहीं पाई कि पेड़ पर लटक क्या रहा है। जिज्ञासावश जैसे ही वह पेड़ के नजदीक पहुंची, ऊपर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गईं। पेड़ पर रचना और नीरज की लाशें झूल रही थीं। वह चिल्लाते हुए गांव की तरफ दौड़ी। गांव में हाहाकार मच गया। सभी गांव वाले तेजी से खेत की तरफ दौड़ते हुए आए। भीड़ में से ही किसी ने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आती इसके पहले ही पूरी लव स्टोरी गांव वालों की जुबान पर आ गई। इस छोटे से गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमें एक ही मिडिल स्कूल है कि बाद की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को चंद्रपुर जाना पड़ता है। नीरज की रचना से बचपन से ही दोस्ती थी। अभी के बाद उन्हें भी चंद्रपुर जाना पड़ा। बच्चे एक साथ आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, उठते बैठते थे। सब में समझदार और जिम्मेदार सिर्फ नीरज ही था। उन सारे बच्चों में सिर्फ नीरज ही जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति था, जिसके चलते आने जाने का जिम्मा नीरज का था। इन दोनों के दिलों में प्यार का बीज अंकुरित होने लगा था। दोनों जवानी की दहलीज पर पहला कदम रख रहे थे। बचपना जा रहा था और दोनों के शरीर में शारीरिक बदलाव आ रहे थे। साथ साथ आते थे, साथ साथ जाते थे। कब उन दोनों को प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। तब इस कदर खराब हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह ही नहीं पाते थे। रचना को अपनी किताबों में अब नीरज का चेहरा ही दिखाई दिया करता था। यह प्यार प्लेटोनिक था, जिसमें शारीरिक आकर्षण कम और रोमांटिक अनुभूति ज्यादा थी। दुनियादारी, समाज, धर्म और जाति की बंदिशों और उसूलों से परे यह प्रेमी जोड़ा अपनी एक अलग दुनिया बसा बैठा था। प्यार का यह रूप जो कोई भी देखता वह निहाल हो जाता। लेकिन सच्चे और आदर्श प्यार को कहते हैं जल्दी नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ रचना और नीरज के साथ हुआ। रचना और नीरज के प्यार की भनक जब भैरव सिंह को हुई तो उन्होंने भी वही किया जो अक्सर माता पिता करते हैं। उन्होंने रचना पे बंदिशें लगाना शुरू कर दी। उसका आना जाना बंद कर दिया, आस पड़ोस में उठना बैठना बंद कर दिया और आना खाना में उसकी शादी भी तय कर दी। उनका इरादा जल्दी से जल्दी बेटी को अपने घर से विदा कर देने का था। वह नहीं चाहते थे कि रचना कोई ऐसी गलती करे जिससे उनकी इज्जत पर कोई आंच आए। रचना और नीरज के घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ और एक दूसरे से दूर रहा करो। यह समय रचना और नीरज के लिए काफी परेशानियों भरा दौर था। रचना की शादी तय हो गई थी और तैयारियां भी शुरू हो गई थी। उन्हें साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। दोनों का मिलना जुलना कम हो गया था। रचना को लगने लगा कि वह अब नीरज के बिना नहीं रह पाएगी। फिर भी वह खामोशी से वह सब करती जा रही थी जो उसके घर वाले करवा रहे थे। रचना अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां से कोई भी रास्ता नीरज की तरफ नहीं जाता था। वह घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा पा रही थी और नीरज को भूल भी नहीं पा रही थी। रचना को यह महसूस होने लगा था कि वह बेवफा है। ऐसे में जब मंगेतर देवेंद्र का फोन आया तो वह और भी ज्यादा घबरा उठी, क्योंकि इन सब बातों से अनजान देवेंद्र भी प्यार भरी बातें जताते हुए कहता कि हम दोनों अपनी सुहागरात 11 फरवरी को नहीं बल्कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन मनाएंगे। नीरज के अलावा और कोई उसके शरीर को छुए यह सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगती थी। राजा उसने अपना जी कड़ा करके एक सख्त फैसला लिया और नीरज को भी बता दिया। जिंदगी से हताश हो चले नीरज को भी यह लगने लगा था कि जब घर वाले रचना के साथ जीने का मौका नहीं दे रहे हैं तो ना सही।
रचना के साथ मरने का हक तो नहीं छीन सकते। 7 फरवरी की दोपहर जब माँ दूसरी महिलाओं के साथ छई माटी की रस्म के लिए खेतों पर गई तो रचना घर से भाग निकली। नीरज उसका इंतजार कर ही रहा था। दोनों ने आत्महत्या करने से पहले पेड़ के नीचे सुहागरात मनाई और नीरज ने रचना की मांग में सिंदूर भी भरा। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फंदे पर झूल गए। उनके शव जब पेड़ से नीचे उतारे गए तो पूरे गांव वाले गमगीन थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं की थी। वे बेवक्त मारे गए थे। दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव उनके घर वालों को सौंप दिए गए और दोनों को एक ही शमशान घाट पर दाह संस्कार कर दिया गया। इस घटना से एक बात तो साफ है दोस्तों, सच्चा प्यार मर जाना पसंद करता है लेकिन जुदा होना पसंद नहीं करता है। ऐसे प्रेमी जब परंपराओं, धर्म, जाति वगैरह आदि दीवारें तोड़ने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं तो उनके पास सिर्फ आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। जिनकी मंशा घर वालों को, समाज को उनकी गलती का एहसास कराने की भी होती है। भैरव सिंह और सेवापाल जैसे पिता अगर वाकई में अपने बच्चों को प्यार करते होते तो वे उनकी इच्छाओं और अरमानों का सम्मान करते और उन्हें पूरा करते, लेकिन उन्हें औलाद से ज्यादा अपनी उसूल प्यारे थे। तो क्यों ना इन्हें ही इस प्यार का दोषी माना जाए। इसी के साथ विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।